Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 9 जून 2026 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये दिख रहा होगा चैनल का लोगो, ये वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 83,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रेड सी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की। वीडियो के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सॉल्व करना, जो पूरे सेशन के बेसिस पे होने वाले हैं, जो चेक करने को पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना कुछ अच्छे तरीके से सीखा है सेशन में। फिर जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करना है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आप लोगों तक पहुंच सके। पहला आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में बात हो रही है कि भारत ने एक्सपैंड कर दिया है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2025, और ये बात यहाँ पर दी है सिप्री की रिपोर्ट के अंदर में। सबसे पहला फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये सिप्री होती क्या है? तो सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये याद रखिएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका एग्जैक्टली फुल फॉर्म है। किसका? सिप्री का। ये बॉडी 1966 में इस्टेब्लिश की गई थी। लोकेशन इसका है स्वीडन, स्टॉकहोम। स्वीडन के अंदर में एक जगह है स्टॉकहोम, वहीं पर इस बॉडी को यहाँ पे कंप्लीटली बनाया जाता है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो क्या करता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो बहुत सारे कंट्रीज़ के कुछ स्पेसिफिक डेटा के ऊपर में डिटेल्स को पब्लिश करता है। तो आज ये कौन कौन से सेक्टर्स को स्टडी करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आता है आर्म्स ट्रांसफ़र, जो बेसिकली यहाँ पर हथियार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, या कितना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कौन सी कंट्री कर रही है अपनी आर्मी पे, अपने नेवी पे, एयरफोर्स पे कितना कितना खर्च कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स ये लेकर आता है। कौन सी कंट्री न्यूक्लियर वेपन पे कितना खर्च कर रही है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसआर्मामेंट, कौन सी कंट्री हथियारों को ज़्यादा अपना रही है, कौन सी कंट्री हथियारों को त्याग रही है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर इसी सिप्री के अंदर में मेंशन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका जो एक पर्टिकुलर 2026 का ईयर बुक है, वो कल रिलीज़ हो चुका है मंडे में, जिसमें पता चलता है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्सपैंड किया है। तो भारत की न्यूक्लियर पावर थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आई है, ऐसा मेंशन किया गया है। आप देख पाओगे आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है। रिपोर्ट कहता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टॉक है, जो पहले 190 वॉरहेड्स हुआ करते थे, ठीक है, सॉरी, जो पहले 180 वॉरहेड्स हुआ करते थे। वॉरहेड्स क्या होता है? न्यूक्लियर वॉरहेड जो तबाही मचाता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो 2025 में ये 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हुआ करते थे, और अब दोस्तों 2026 में न्यूक्लियर वॉरहेड्स 190 हो चुके हैं भारत के पास में, याद रखिएगा। ये सिप्री ने बताया है, जो क्लियरली क्या इंडिकेशन देता है कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर में या न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अंदर में नए नए मॉडर्नाइजेशन करे हैं। ठीक है, लगातार हमने लॉन्ग रेंज वाले वेपन्स हैं उनको डेवलप किया है। रीज़न यह है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चाइना है, चाइना भी इसी इंडस्ट्री में ढेर सारा इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं? तो चाइना एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। चाइना से इस सिचुएशन को दूर करने के लिए, चाइना से अपने आप को सिक्योर करने के लिए, पाकिस्तान से अपने आप को सिक्योर करने के लिए हमने खर्च करना था। तो हमने ये सारा का सारा कह सकते हैं काम किया है अपने इस पूरे मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स के ऊपर में। इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिटेल्स आ चुकी हैं। डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताया, 2026 का सिप्री रिपोर्ट, सिप्री के बारे में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। बाकी इन्होंने बताया है कि दुनिया भर में क्या सिचुएशन है ग्लोबली। अगर आप लोग देखोगे, वैसे तो हम बात करते रहते हैं भाई हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, लेकिन करंट समय पर दुनिया भर में 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, आप लोगों को पता है। अब उनकी लिस्ट भी इन्होंने दे दी है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल। ये 9 कंट्रीज़ हैं जो शुरू से ही आपको देखने को मिल जाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में करंट समय पर प्रेजेंट है। दुनिया भर में आप देखोगे न्यूक्लियर वेपन्स का एडॉप्शन बढ़ रहा है। आर्टिकल ये भी कहता है 2026 में टोटल एस्टिमेशन जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं
बेसिकली वो 12,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो भले ही कितना ही यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती रहे कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स को कम से कम अडॉप्ट करो, न्यूक्लियर वेपन्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, त्यागना शुरू करो, है ना, इसको कभी भी यहाँ पर अपनाओ मत, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर में कंट्रीज़ अपना खर्चा कर रही हैं। अच्छा, सिप्री की रिपोर्ट तो ये तो बताती है कि हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में या मिलिट्री एक्सपेंशन में क्या कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कितने हथियार अलग अलग कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, राइट, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो जब आप इसको देखोगे तो आर्टिकल के अंदर ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया ऑल्सो रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड इंपोर्टर ऑफ मेजर आर्म्स ड्यूरिंग 2021 एंड 2021 टू 2025। 2021 से 2025 के बीच में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है मेजर आर्म्स का। सबसे ज़्यादा हथियार हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट करे हैं, आर्टिकल का कहना है। एग्जैक्टली सिप्री ने हमको ये बताया है कि यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जो सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब आपको आर्टिकल में क्या क्या मिल रहा है, देखो कितने सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं। 5 कंट्रीज को याद रखना, नंबर 1 इज यूक्रेन, सेकंड पर आता है अपना भारत, देन थर्ड इज सऊदी अरेबिया, फोर्थ इज कतर एंड फिफ्थ इज पाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों को इंपोर्ट करती हैं अलग अलग देशों से। क्लियर। अब नॉन न्यूक्लियर नेशंस हो गए, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, राइट। उसके बाद यहां पर इंडिया के इंपोर्टिंग वाले में याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ये बात आपने रटी होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा काम की है। बाकी सारे इंडिया से ऊपर कौन है, ठीक है, तो इंडिया से ऊपर यूक्रेन रहा है, यूक्रेन युद्ध में फंसा और बहुत सारे हथियारों को इन्होंने इंपोर्ट किया। तो आर्टिकल समझ में आया, आर्टिकल हम लोगों ने क्रैक किया। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ तो लेते हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। लेकिन ये याद आप तब रख पाओगे जब एक छोटे छोटे माइक्रो पॉइंट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लोगे, जब आपके पास में एक सुंदर सा पीडीएफ होगा जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आए, तो यहां पर वो आपकी जरूरत पूरी कर दी जाती है। आर्टिकल तो मिल गया, लेकिन इसी आर्टिकल से इंफॉर्मेशन निकाल कर दी गई। सिप्री के बारे में यहां पे बता रहा था, लो भाई सिप्री के बारे में यहां पर लिख दिया, ठीक है। फिर हमने इस रिपोर्ट ने क्या बोला है वो बताया, ठीक है। रिपोर्ट में अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि भाई पहले हमारे पास में 180 वॉरहेड्स हुआ करते थे, अब यहां पर हमारे पास में 190 वॉरहेड्स हैं। तो इस रिपोर्ट में हम लोगों ने मेंशन किया कि भाई सिप्री ईयरबुक 2026 के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो 2025 में भारत के पास 180 वॉरहेड थे, अब 190 हैं। तो इंडिया ने 10 वॉरहेड्स को पिछले कुछ समय पर एड अप कर लिया है, यानी हम अपने न्यूक्लियर आर्सनल को एक्सपैंड कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसकी जो कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्पेशली एक्सपेंशन नहीं कह सकते, इसमें हम लोग न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। हम नए तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं उसमें नए नए प्रकार के एडिशन कर रहे हैं। रीजन आपको पता है, क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ा फैक्टर है भाई। सिप्री के इस डिटेल में खुद बताया गया है कि भाई इंडिया क्यों खर्च कर रहा है अपने ऊपर, इतना सारा एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है। चाइना इज द मेन फैक्टर, क्योंकि चाइना भी लंबी रेंज के मिसाइल्स बना रहा है, इंडिया भी बना रहा है। हम भी अपने बेटर डिलीवरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम चाइना के प्रति खड़े हो सकें, कभी ऐसा पर्टिकुलर सिनारियो बन गया तो ये हमारा एक अल्टीमेट पर्पस है, क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन कर रहा है, मिसाइल डेवलपमेंट कर रहा है, और चाइना में भी एक मैसिव न्यूक्लियर आर्सनल ग्रोथ देखने को मिली है। एंड चाइना इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, समझ रहे हैं। तो ये हमको मजबूर कर देता है कि हमें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। फिर दूसरी चीज आती है दोस्तों पाकिस्तान फैक्टर। अब ये दोनों पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अब ये हमारा लक थोड़ा सा खराब है कि दोनों के दोनों नेबर कंट्रीज ऐसे मिले हैं, और इंडिया आप देख पाओगे पाकिस्तान के अगेंस्ट में लगातार अपनी प्रिपरेशन करता हुआ आया है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें कुछ इस प्रकार से नजर आई हैं। 1999 कारगिल वॉर, 2019 बालाकोट स्ट्राइक एंड इवन 2025 वाला ऑपरेशन सिंदूर भी मेंशन करा गया है इस सिप्री की रिपोर्ट के अंदर में। तो इंडिया को यहां पर भी एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस को बनाकर रखना पड़ता है, और इसी के लिए हमको, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज, पाकिस्तान हो चाइना हो, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, तो हमें अपने ऊपर खर्च करना फिर यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जबकि खर्च करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि भारत का न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, नो फर्स्ट यूज़। हम दुनिया के सामने पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को खुद से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हम पे अटैक करोगे न्यूक्लियर वेपन से तो हम रिटेलिएशन में अटैक करेंगे, बट इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट कंट्री टू यूज दैट न्यूक्लियर वेपन्स, ये याद रखिएगा। फिर बात आती है यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी सिप्री की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर 2025 के बारे में मेंशन किया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर में जो सिप्री है इसने बताया कि ये मिलिट्री क्राइसिस काफ़ी भयानक हो गया था।
फिर कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाई इंडिया ने पाकिस्तानी एयर बेसिस को उड़ा दिया था, स्ट्रक कर दिया था। देखो ये रहे एविडेंसेस। जो मिसाइल फैसिलिटीज है वो टारगेट कर दी गई थी। कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जहां पर कुछ न्यूक्लियर रिलेटेड रोल्स भी पाया गया था, ऐसा भी बताया गया है सिप्री की इस रिपोर्ट के अंदर में। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया। बाकी इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ठीक है, इंपोर्टर आपको समझ गए, यानी बहुत सारा हथियार हम लोग आज भी बाहर से मंगा रहे हैं, अपने देश के अंदर में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सॉरी, ये तो हम इंपोर्टर की बात कर रहे थे। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में। कौन सा देश कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने देश की मिलिट्री के ऊपर में, अपने देश की मिलिट्री को मजबूत करने के ऊपर में। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े 5 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर में याद रखिएगा, पहले आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है, इंडिया है। ये 5 कंट्रीज हैं जो टॉप मेन आपको देखने को मिल जाते हैं मिलिट्री स्पेंडर। इंडिया इन 5 कंट्रीज में बहुत लंबे समय से आ रहा है। समझ रहे हैं? ये स्पेंडिंग क्यों बढ़ानी पड़ रही है? रीजन आपको मैंने बता दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी, मॉडर्नाइजेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज, चाइना इज ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक है, ये सारे के सारे रीजंस हैं। अब प्रश्न आता है कि इंडिया दुनिया का, देखो हम लोग दुनिया के 5 कंट्रीज में भी आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा मिलिट्री पे खर्चा भी करते हैं, और खर्चा स्पेशली सबसे ज्यादा पैसा कहां पे हो रहा है? बाहर से इंपोर्ट करने के ऊपर में, यानी कि सामान ढेर सारा इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। तो इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो 8.2% ग्लोबल आर्म इंपोर्ट्स हम लोग आज के समय पर होल्ड कर रहे हैं, यानी हैवीली डिपेंडेंट है हम लोग इंपोर्ट्स के ऊपर में। भले ही हम लोग मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्यों ना चला रहे हो, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव क्यों ना चला रहे हो, डिफेंस में हम लोग खुद से सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आर्म्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर 2021 से 2025 तक सेकंड नंबर पर आते हैं यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान। ये हो गई इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स आपको बनाकर दिए गए, समझे ना? देखे, अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी पढ़ लिया और आपके शानदार से नोट्स बन गए। एंड इवन ये तो नोट्स हो गए पढ़ने के लिए, अगर रिवाइज करना हो आगे जाके तो रिवाइज करने के लिए ये रहे छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर कि भाई ईयर बुक आई है, इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी ड्राइवर्स, ऑपरेशन सिंदूर, सब कुछ यहाँ पर एग्जैक्टली एज इट इज एक्सप्लेन करके दे दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट इस आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसके बने हुए सारे के सारे नोट्स हैं, रिवीजन पॉइंटर हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। एंड ये पीडीएफ अगर हिंदी में मिल जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो दोनों भाषाओं में पीडीएफ मिलते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन ये वाले पीडीएफ्स मिलते दोस्तों हमारे केवल और केवल पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, आप इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एंड अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे। तो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है और ये बात करते हैं कि जो तेजस की डिलीवरी है, तेजस MK-1A फाइटर जेट, ये आपको पता है ना 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, बहुत टाइम से बनाने के ऊपर में काम चल रहा है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जिम्मेदारी दी है कि आप जल्दी जल्दी तेजस MK-1 फाइटर जेट बनाकर आप हमारी एयर फोर्सेस को थमाओगे, एयर फोर्सेस को दोगे। लेकिन हो क्या रहा है, HAL की साइड से लगातार डिले पे डिले होता चले जा रहा है। तो तेजस की डिलीवरी में डिले क्यों हो रहा है, अभी उसके ऊपर भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा। एंड अगर यहाँ पर कुछ टाइमलाइंस के अंदर में दिक्कत आ रही है तो उसके हिसाब से HAL के ऊपर में कुछ पेनल्टीज लगाना की भी बात की गई है इस आर्टिकल में, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो।
समझ में आया मैटर क्या चल रहा है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस पर्टिकुलर केस को रिव्यू किया। एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी कर्तव्य भवन में, उस दौरान ये सारे डिस्कशन हुए और उन्होंने बोला कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो LCA है, LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस MK-1A, इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर अपने आर्मी को, अपने एयरफोर्सेस को यहाँ पर सौंपा जाए। लेकिन जब बात आती है डिले की कि भाई देरी आखिरकार हो क्यों रही है, तो HAL कहता है कि सर देरी के पीछे का रीज़न हम नहीं है, कुछ दिक्कतें बीच में आ गई थी क्योंकि हमने अपने इस तेजस फाइटर जेट के अंदर में जो इंजन का यूज़ किया है वो अमेरिका से मंगाया हुआ इंजन है और उस इंजन को बोलते हैं GEF-404 इंजन। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो GEF-404 इंजन ये USA से मंगाया गया है, इंपोर्ट करा गया है। हमने खुद से तो इंजन बनाया नहीं, हमने कावेरी इंजन प्रोग्राम को चलाया, बट यहाँ पर फंडिंग प्रॉपर मात्रा में हो नहीं पाई, इसलिए कावेरी इंजन को हम खुद से डेवलप नहीं कर पाए। अब किसी फाइटर जेट में मेन हिस्सा उसका इंजन ही होता है। अब इंजन नहीं होगा तो फाइटर जेट वर्क कैसे करेगा, क्वेश्चन ये है। तो ये इंजन हम लोग मंगा रहे हैं USA से। अब इंडिया में कुछ इंजन आ चुके हैं, कुछ इंजन बीच में रुक गई थी, इसकी सप्लाई रुक गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर ये देरी हो गई है। तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है कि तेजस MK-1A फाइटर जेट क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कौन सी जनरेशन से बिलोंग करता है, तो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना रहा है जिसका नाम है अमका, बट उसको बनाने में अभी कुछ समय लगने वाला है। ठीक है, तो न्यूज़ आपको समझ में आया क्या चल रहा है। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा दे देता हूं जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, जैसे तेजस MK-1A फाइटर जेट के बारे में। ये हैं वो डिटेल्स जो आपने पढ़नी है मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज़, तेजस भारत का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है, हमने खुद से इसको डेवलप किया है। मतलब मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट्स हमने खुद से डेवलप करे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने बाहर से मंगाई भी हैं। फॉर एग्जाम्पल GE-404 इंजन, ये US से हम लोगों ने परचेज किया, समझे। अब होता यहां पर यह है कि इस तेजस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाली बॉडी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंटल एजेंसी। इसको कंप्लीट करके बनाने वाली बॉडी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिंगल इंजन के साथ में आता है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन से बिलोंग करता है। एयर डिफेंस में इसका एक सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। एंड केवल एयर डिफेंस ही नहीं, ग्राउंड अटैक करना हो, प्रिसीजन स्ट्राइक करनी हो, उन सब में यह हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा, आप कहोगे सर तेजस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो तेजस आप यहाँ पे डिस्कस कर तो रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत पुराना फाइटर जेट है, नया थोड़ी है। नहीं, आप पूरा नाम सुनो, तेजस MK-1A, ये है नाम दोस्तों। जो हमारे पास में पुराने तेजस फाइटर जेट्स हैं उसमें LCA MK है, MK-1 है, और ये वाला है MK-1A। 1A लगाया है, मतलब ये एक एडवांस वर्जन है, इसमें बहुत सारे अपग्रेडेशन करे गए। पुराने वाले जितने भी तेजस हैं उनमें जितनी भी कमियां हैं वो सारी की सारी कमियों को खत्म कर दिया गया है इस MK-1A के अंदर में, समझे। तो MK-1A क्या है, एक इंप्रूव्ड वर्जन है तेजस MK-1 का। MK-1 इज डिफरेंट एंड MK-1 इज डिफरेंट। ठीक है, तो ए वाला याद रखना एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन इसलिए है इसमें बेटर रडार का इस्तेमाल किया गया है, एसर रडार। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कैपेबिलिटी ज़्यादा इसकी बढ़िया है ना। उसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज़ है, हवा में इसकी एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट इसमें कम होती है, और लड़ने की क्षमता लड़ने के साथ साथ सर्वाइव करने की क्षमता इसके अंदर में ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सारे डिफरेंस है। तो MK-1A इज़ द एडवांस वर्जन, इसलिए ये हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम लग रहा है इसको बनाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर 83 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और अभी सरकार भी यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट को अप्रूव कर रही है, ये याद रखना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। तेजस भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द हमें इसको डेवलप करना होगा जितने ऑर्डर्स हैं। रीज़न यह है क्योंकि हमने अभी सिपरी की रिपोर्ट में पढ़ा कि वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस आइटम्स। हम लोग सेकंड नंबर पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में तेजस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली चीज़ इससे क्या होगा, डिफेंस इंडिजनाइजेशन। इससे जो फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, दुश्मन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। इंडिया अभी तक जो डिपेंडेंसी दिखाता है, फॉर एग्जाम्पल रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, इन कंट्रीज़ के ऊपर में हमारी सबसे ज़्यादा निर्भरता नजर आती है। इजराइल से हम लोग बहुत सारे वेपन्स को परचेज करते हैं। तो तेजस यहाँ पर इंडिजीनियस कैपेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग चला रहे हैं। लेकिन ये तभी यहाँ पर वैल्यूएबल कहलाएंगे जब 100% हम लोग खुद से अपने देश के अंदर में इन फाइटर जेट्स को डेवलप कर रहे हो।
फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि चलो तेजस आ रहा है, नया MK1A फाइटर जेट है, ये पुराने वाले कोई फाइटर जेट यूज़ नहीं हो रहे थे क्या हमारे पास में? देखो पुराने फाइटर जेट भी हैं जिसमें MiG-21 है। तेजस का इतना काम है पुराने वाले एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करना, तो वो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा, ये याद रखिएगा। इसमें कुछ चैलेंजेस फेस करने मिले, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, G404 इंजन, इसको इंपोर्ट करना पड़ा यूएसए से, तो आज हम लोग इंजन फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो किस बात का यहाँ पर ये इंडिजनाइजेशन हो गया? क्वेश्चन ये है, हमें खुद से इंजन भी डेवलप करना होगा। हमने प्रोग्राम्स चला चला के बंद कर दिए, फंडिंग नहीं की, जिस वजह से कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो उसी के लिए वे फॉरवर्ड भी इस आर्टिकल में मैंने खुद से ऐड करे हुए हैं कि खुद से, पहली बात, इंडिया को खुद से कावेरी इंजन प्रोग्राम को बढ़ाना होगा, फंड करना होगा, अगर हमें दूसरे देशों के ऊपर में निर्भरता को कम करना है। ये 404 इंजन की इंपोर्टिंग नहीं हो पाई टाइम पर, इस वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया। खुद से बना रहे होते तो जल्दी काम हो सकता था। सप्लाई चेन थोड़ी रिलायबल हो जाती है अगर खुद से आप डेवलप कर रहे हैं, तो खुद एक्शंस ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अब जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिविजन पॉइंटर्स। ये क्या है कि भाई राजनाथ सिंह जी ने इस HAL प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया, तेजस MK1A क्या है, इंजन, इसके ऑर्डर्स, HAL, इसका इंपॉर्टेंस, सब कुछ हम लोगों ने एग्जैक्टली कवर कर लिया है। नाउ अगला आर्टिकल आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी, GS पेपर नंबर 3 वाले सेक्शन में उन सब के साथ में लिंक करेंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत हम लोगों ने भाई इसके बारे में डिस्कशन किया है, लेकिन आर्टिकल में थोड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर मेंशन करे गए। आर्टिकल क्या कहता है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। आर्टिकल का कहना यह है कि भाई ये जो निकोबार आइलैंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लगा रही है, इसमें हम लोग यहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, थोड़े थोड़े करके खर्च किए जाएंगे। हमारा मेन पर्पज़ है इसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, जिससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। इवन यहाँ पे और भी बहुत सारे जो पावर प्लांट्स वगैरह है वो बनाने वाले हैं, नेवल एयर स्टेशन बनाने वाले हैं, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़रूरी बहुत है, क्योंकि यहीं पास में, मतलब ये दुनिया का बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है, दुनिया भर का सबसे ज़्यादा जहाज़ यहाँ से पास होता है, और इसी के बगल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट माना जाता है, जो सिंगापुर के पास में है, और वहीं पास में हमारा ये निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है। तो उस निकोबार में डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, अपनी नेवी को वहाँ पर तैनात करना ज़रूरी है, हर प्रकार से टूरिज़्म ज़रूरी है, हमारा कनेक्शन उससे बढ़िया तरीके से उस एरिया में बढ़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर यहाँ पर दोस्तों इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस, एक बहुत बड़ा डोमिनेशन नज़र आएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान के पास में कितनी पावर है, वैसे ही यहाँ पर दोस्तों इंडिया के पास में पावर आएगी, क्योंकि ये भी एक वर्ल्ड का बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है। कोई डिस्प्यूट अगर किसी कंट्रीज़ के साथ में कल होता भी है, कल चाइना मतलब कोई ऐसी हरकतें यहाँ पर करता है, हम कभी नहीं चाहेंगे इस प्रकार का वॉर छिड़े, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के पास में पावर होगी कि चाइना के ट्रेड को ब्लॉक कर सके थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलक्का, या बहुत सारी और भी इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर एक डोमिनेंस ज़माना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की साइड में अपना प्रेजेंस बढ़ाना होगा, जो प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये निकोबार प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का डिटेल्स है इस आर्टिकल के अंदर में। अब आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ पूरा एग्जैक्टली मैटर है क्या। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि डिफेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, कि अगर ये प्रोजेक्ट बन गया, तैयार हो गया, तो ये भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत कर देगा, समुद्री सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, कनेक्टिविटी इससे बेहतर तरीके से बढ़ जाएगी इंडियन ओशन रीजन में, इवन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। अब ये ग्रेट निकोबार है क्या दोस्तों, यहाँ पर देखोगे भारत के जस्ट बगल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में 2 आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड में जो सबसे नीचे सदर्न टिप पर है, यह है ग्रेट निकोबार, यह है आइलैंड का पूरा स्ट्रक्चर। इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में 2 इंपॉर्टेंट इसके बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, याद रखिएगा, कैंपिल नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क। ये दोनों निकोबार आइलैंड के बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। हमारा टारगेट है कि हम ढेर सारा पैसा खर्च करके यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकें। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है किस तरीके से, सबसे पहले ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की बात हो रही है कि पूरा एक अर्बन डेवलपमेंट होगा। उसके अलावा गैस सोलर पावर प्लांट बनाएंगे, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे। जैसा भी ना भारत के बड़े बड़े जहाज़ बिल्कुल एंड तक नहीं आ पाते, तो ये टर्मिनल बनने से भारत के बड़े बड़े जहाज़ हमारे मतलब टेरिटरी के अंदर तक आ पाएंगे, और दूसरे हम उससे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया के पास में ऐसे पोर्ट की कमी है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ बिल्कुल अंदर तक आ सकें।
ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बोलते हैं। तो इंडिया क्या करता है, कई बार अपने छोटे छोटे जहाज सिंगापुर में भेजता है, इवन श्रीलंका के पास में ये फैसिलिटी है, तो हम अपने छोटे जहाज भेजते हैं, सामान उतारते हैं और लेकर आते हैं। तो इंडिया के पास में अगर ये वाला पोर्ट आ जाएगा तो हम ये फैसिलिटीज दूसरे कंट्रीज को प्रोवाइड करवाएंगे। भाई आपका बड़ा जहाज आ रहा है तो आप यहाँ पर लाके रोक सकते हैं, दूसरे कंट्रीज के छोटे जहाज आएंगे, अपना सामान उतारेंगे, लेकर चले जाएंगे। तो हमारा ये भी एग्जैक्टली पर्पस है कि भाई इससे हम बहुत सारी अर्निंग भी कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार को ट्रांसफॉर्म कर देगा। किस बेसिस पे ट्रांसफॉर्म कर देगा, ये इसको एक मैरीटाइम हब बना देगा, लॉजिस्टिक हब बना देगा, डिफेंस हब बना देगा एंड कमर्शियल ट्रांसशिपमेंट हब बना देगा, जहां पे ढेर सारे जो अर्निंग है, फॉरेन इनकम अर्निंग है, वो हम लोग कर पाएंगे। क्योंकि ग्रेट निकोबार एक ऐसी जगह पर है जहां पर मैंने बताया दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार इसी रास्ते से होता है। जहाज यहाँ पे ट्रैवल करते हैं बिटवीन इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आते हैं, पैसिफिक ओशन में जाते हैं, इसी सब जगह से यहाँ पर ये जहाज घूम के इधर उधर जाते हैं या व्यापार करते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है हम 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर में काम करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। 4 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है हमारा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, याद रखिएगा। अब प्रश्न यह है कि ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। ट्रांसशिपमेंट आप कह सकते हैं एक बड़े साइज का पोर्ट, एक बड़े साइज का बंदरगाह, जहां पर बहुत सारा जो सामान है, जो कार्गो है, वो एक जहाज से अनलोड किया जाता है और दूसरे जहाज में लोड करा जाता है। और इंडिया यहां पर आज इसी वाली फैसिलिटी को फॉलो करने के लिए हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। हम अपने जहाज को ले जाते हैं, वहां से सामान भर के लेकर आते हैं। कहां से? सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट क्लैंग से। मलेशिया के पास में ऐसा पोर्ट है, श्रीलंका के पास पोर्ट है, सिंगापुर के पास पोर्ट है। हम भी चाहते हैं हमारे पास में भी ऐसा पोर्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, इंडिया की जो डिपेंडेंस है फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर में वो कम हो जाएगी, हम एक रेवेन्यू खुद से जनरेट कर पाएंगे और शिपिंग हब यहाँ पर हम लोग बन पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ आती है दोस्तों यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में, ये भी याद रखिएगा। एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है और वो जो नया एयरपोर्ट होगा वो सिविलियन यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा, मिलिट्री यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी आप उसको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं और नेवी एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डुअल यूज़ एयरपोर्ट बनाएंगे हम उसी ग्रेट निकोबार पे। तीसरी चीज़, नेवल एयर स्टेशन बनाएंगे, निगरानी बनाने के लिए हमारी नेवी वहाँ पर तैनात होगी, हम वहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकें। चाइना की नेवी अगर यहाँ पर मतलब जासूसी करती है, चाइनीज़ नेवल मूवमेंट वगैरह को हम अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे क्योंकि हमारी नेवी कंटिन्यूसली वहाँ पर प्रेजेंट होगी। फिर आती है बात पावर प्लांट की। अब ये सब कुछ ऑपरेट करने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, तो पावर प्लांट बनाया जाएगा ताकि पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट होगी उससे सारे पोर्ट के ऑपरेशंस किए जाएंगे, एयरपोर्ट ऑपरेशंस पूरे होंगे, टाउनशिप, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट, सभी जगह पर हमको एक बहुत बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो सब होगा पावर प्लांट्स के जरिए। अब प्रश्न आता है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रा समझिएगा भाई। ये याद रखना, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है ना। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ जो 10 डिग्री चैनल है वो दो कौन से आइलैंड को सेपरेट करता है, तो अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। वैसे ही दोस्तों ग्रेट निकोबार आइलैंड और नीचे यहाँ पर इंडोनेशिया का सुमत्रन आइलैंड, प्लीज़ याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार भारत का है और सुमत्रन इंडोनेशिया का है। मान लो ये ग्रेट निकोबार है, ये सुमत्रन है, इनके बीच में से भी यहाँ पर एक चैनल गुजरता है, वो है 6 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल तो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड को, लेकिन पूछ ले कि बताओ 6 डिग्री चैनल कौन से 2 आइलैंड को सेपरेट करता है, तो ग्रेट निकोबार और सुमत्रा को यहाँ पर ये सेपरेट करता है, ठीक है। और दुनिया भर का मैक्सिमम ट्रेड यहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, ये सारा का सारा व्यापार है, तो व्यापार अगर हो रहा है तो इसी के आसपास से जा रहा है, यानी कि नियर बाय एरिया से यहाँ पे व्यापार होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया के पास में यहाँ पे मजबूती होना ज़रूरी है ताकि हम लोग शिपिंग को हर एक तरीके से मॉनिटर कर सकें, ठीक है, देख सके कि भाई कौन सा जहाज़ मतलब कौन सी कंट्री है, तो उसके ऊपर में पूरी तरह से निगरानी रहने वाली है। इस पूरे एरिया के ऊपर में हमारा एक मैसिव कंट्रोल रहने वाला है। मैरीटाइम अवेयरनेस रहेगा कि भाई समुद्र में क्या चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे जानकारी रहेगी, कौन मूव कर रहा है, कौन सा शिप क्या कैरी कर रहा है, सारी जानकारी रहेगी। इससे हम लोग पायरेसी को रोक पाएंगे, कोई समुद्री लुटेरे का केस है, स्मगलिंग का केस है, टेररिज्म का केस है, उसको हम लोग यहाँ पर डील कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया का भी 90% जो ट्रेड वॉल्यूम है वो इसी समुद्र के जरिए मूव करता है, तो हमारे लिए ज़रूरी है। फिर चाइना के ऊपर निगरानी रखने के लिए जो चाइना की पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी है, क्योंकि वो भी कई बार प्रेजेंट रहती है, वो भी जासूसी करते हैं, है ना। इंडियन ओशन के अंदर में आप देख पाओगे उनका प्रेजेंस कई बार देखने को मिलता है। जैसे चाइना ने भी क्या कर रखा है, इंडियन ओशन के ऊपर में प्रेजेंस बनाने के लिए ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, श्रीलंका के अंदर में हम्बनतोता पोर्ट 100 साल के लिए रेंट पर ले लिया है, म्यांमार का कायुक्पियो पोर्ट यहाँ पर उस पर इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं।
तो ग्रेट निकोबार अगर प्रोजेक्ट हम डेवलप कर लेंगे तो चाइना को काउंटर कर सकेंगे। चाइना ने हमारे चारों तरफ जो बंदरगाहें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम भी यहाँ पर चाइना को काउंटर कर पाएंगे कि भाई देखो हमने भी इंडियन ओशन के ऊपर में अपना जो पूरा प्रेजेंस है उसको एक्सपैंड कर लिया है। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रहेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा जब ये सब कुछ डेवलप होगा, जॉब्स वगैरह जनरेट होंगी, एयरपोर्ट जॉब, लॉजिस्टिक्स, ये सब जनरेट होगा और ब्लू इकॉनमी भी यहाँ पर पूरी तरह से बूस्ट होती हुई नजर आएगी, ये याद रखिएगा। हालांकि अब ये सब कुछ करने में एक बहुत बड़ी चिंता है और वो चिंता है एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि भाई ग्रेट निकोबार के पास में बहुत घने जंगल हैं। ग्रेट निकोबार में अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जब मैं एनिमल्स की स्पीशीज़ की बात करता हूँ तो निकोबार मेगापॉड एक बर्ड की स्पीशी यहाँ पर मिलती है, लेदरबैक सी टर्टल यहीं पर मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाया जाता है। तो बहुत ही रेयर स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो उन रेयर स्पीशीज़ का क्या होगा अगर हम ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाएंगे? तो हमें उनका ध्यान रखना होगा कि हम वहाँ पे एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम करें। एनवायरमेंटल डैमेज को हमें रोकना होगा, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोजेक्ट लगेगा तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, लेकिन जितना कम हो सके उतना ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया है। फिर बात आती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कि भाई कुछ समुदाय भी वहाँ पर रहते हैं, तो उन कम्युनिटीज़ को हम किस तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल शोम्पन ट्राइब है, निकोबारीज ट्राइब है, वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, हम कैसे उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये एक क्वेश्चन आएगा। समझ गए? फिर आती है दोस्तों बात ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। यहीं पर इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे मैंने आपको बताया, और उस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आते हैं, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क एंड गलेथिया नेशनल पार्क। कहाँ गया फोटो? वो एक सेकंड रुकना, ये रहा वो फोटो जहां पर हम लोगों ने मेंशन किया। यहां पर आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिल जाएगा। इसमें कैम्पबेल नेशनल पार्क और गलेथिया नेशनल पार्क दोनों के दोनों शामिल हैं। पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए। अब ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स रिवाइज करने के लिए कि भाई ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, है ना, 6 डिग्री चैनल के पास में। और 6 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड को सेपरेट करता है ये तो मैंने आपको बता दिया। निकोबार आइलैंड हो गया और इंडोनेशिया का सुमत्रा आइलैंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स, यानी कि ग्रेट निकोबार में मेजरली 4 कंपोनेंट हम बना रहे हैं। और वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें सबसे पहला है ICTP ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, फिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नेवल एयर स्टेशन, पावर प्लांट। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? एनवायरमेंटल इशू है और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग फीफा वर्ल्ड कप। तो भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 हो रहा है शुरू। वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, ये याद रखना। अगले जो भी दिन होने वाले हैं, लगभग 38 दिन ये चलेगा, तो बहुत चर्चाएं रहने वाली हैं फीफा वर्ल्ड कप को लेकर। बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर खेलने वाले हैं इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में। क्योंकि फुटबॉल की जब हम बात करेंगे, जैसे आप सोचते होंगे जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है? लगता ये होगा कि भाई स्पोर्ट्स, इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है तो दुनिया भर में क्रिकेट बहुत पॉपुलर होगा। क्रिकेट कुछ ही देशों तक सीमित है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है तो हमने उस तरीके से पॉपुलर कर रखा है। बट फुटबॉल को देखोगे तो वो एक इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलने वाला गेम है। फुटबॉल को सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं, फॉलो करते हैं इंटरनेशनली। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, ये याद रखना। जैसे हमारे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होते हैं वैसे ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026। और इस 2026 के वर्ल्ड कप में दुनिया भर का एक बहुत बड़ा अटेंशन है। रीजन ये है क्योंकि टीम्स इस बार बढ़ चुकी हैं। पूरे इतिहास में, अभी तक का फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप ये इस बार होने वाला है। और पता है हर बार क्या होता है, कोई वर्ल्ड कप है, कोई इवेंट है, उसको एक कंट्री होस्ट कर रहा होगा। इस बार ये इतना बड़ा इवेंट हो गया है कि फीफा वर्ल्ड कप को 3 कंट्रीज होस्ट कर रही हैं। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स को लेकर यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछता है बट पूछ रहा है आजकल, ये आपको पता है। तो इसमें आप देखोगे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, ये 3 कंट्रीज हैं जो साथ में मिलकर होस्ट कर रही हैं। ये पहला वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें 48 टीम्स हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें 32 टीम थी। इस बार 48 टीम हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया क्वालिफाई नहीं करा है। 48 टीम्स हैं। एशिया की बहुत सारी टीम गई हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में खेलने के लिए, बट इंडिया यहाँ पर, मतलब हमने उस तरीके से फुटबॉल को वो प्रेफरेंस दिया ही नहीं है, फुटबॉल को वो बजट दिया ही नहीं है, फुटबॉल के ऊपर उस तरीके से काम किया ही नहीं गया जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। हम क्रिकेट के ऊपर में लगातार काम कर रहे हैं। बट अगर आप लोग देखोगे तो याद रखना कि ये पहली बार वर्ल्ड कप है जिसमें 48 टीम्स रहने वाली हैं, जबकि पहले 32 टीम तक हुआ करती थी। ये सबसे लंबा चलने वाला वर्ल्ड कप होगा। 16 शहरों के अंदर में ये कवर होने वाला है क्योंकि 3 अलग अलग कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं। यानी कि जितने भी मैचेस होंगे, कुछ मैचेस होंगे कनाडा में, सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फिर कुछ मैचेस होंगे मैक्सिको में,
आप देखोगे ये इस फोटो के अंदर में हर एक इंपॉर्टेंट शहर के बारे में मेंशन कर रखा है कि फीफा वर्ल्ड कप के कहां कहां पर कितने कितने मैचेस होने वाले हैं। समझे? अब आगे की बात सुनिए दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये फीफा एग्जैक्टली है क्या। इसको बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 1904 में बनाई गई बॉडी। इसका मेन हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर में, एक लोकेशन है ज्यूरिक, वहां पर ये कह सकते हैं इसका मेन हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं। फंक्शनिंग की बात करेंगे तो दुनिया भर के फुटबॉल सेक्टर को यहां पर ये गवर्न करने का काम करता है फीफा। जैसे आज फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वेमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, यूथ वर्ल्ड कप हो रहा है, इन सबको ऑर्गेनाइज करने का काम फीफा का है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 यूनिक क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले अभी तक 32 टीम हुआ करती थी 1930 से लेकर 2022 तक। अब 2026 में 48 टीम है। कितनी? 48 टीम्स इसमें इस बार जा रही हैं। अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपेंशन वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। 3 कंट्रीज इसको होस्ट कर रही हैं। अभी तक केवल एक कंट्री के थ्रू होस्ट किया जाता था। सबसे लंबा वर्ल्ड कप होने वाला है, 38 दिन तक चलेगा, 19 जुलाई 2026 तक ये चलेगा। लॉन्गेस्ट फीफा वर्ल्ड कप एवर। अब क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा तो ज़्यादा मैचेस भी होने वाले हैं, टीम ज़्यादा हैं। तो अभी तक जैसे 2022 में जो कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें 64 मैच हुए थे। ठीक है, अब 2022 के बाद ये 2026 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, इसमें 104 मैचेस होने वाले हैं। 104 मैचेस, नया रिकॉर्ड सेट होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं, होस्ट सिटीज़ हैं जहां जहां पर वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, आपने कुछ नहीं याद रखना, ये शहर थोड़ी याद रखना है। आपको याद रखना है ओपनिंग कहां पे हो रही है और फाइनल कहां पे होगा। जो सबसे पहला मैच होगा वो मैक्सिको सिटी में होगा। ठीक है, ओपनिंग मैच मैक्सिको सिटी होस्ट करेगा। एंड जो फाइनल मैच होने वाला है वो अमेरिका में न्यू जर्सी में होने वाला है फाइनल मैच। अब इसमें मैक्सिको को लेकर क्या स्पेशल चीज़ है? मैक्सिको पहला देश बन चुका है जिसने फीफा वर्ल्ड कप को 3 बार होस्ट कर लिया है। अब ये बन गया एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1970, 1986 एंड 2026, ये 3 पर्टिकुलर ईयर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड मैक्सिको इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 3 टाइम्स या थ्राइस। अब क्वेश्चन ये है, ये जो एक्सपेंशन है 48 टीम्स तक, ये हुआ कैसे? दुनिया भर का पार्टिसिपेशन फुटबॉल में बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। भले ही हमारे यहाँ नहीं बढ़ रही हो, बट दुनिया में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई है। हम एशिया में आते हैं, इस बार आप देख पाओगे जो 48 टीम्स गई हैं, इसमें एशिया का रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है? बिल्कुल एकदम, मतलब एशिया का रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल तो बढ़ा रहा है, लेकिन हम अपना रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एशिया से 8 टीम गई हैं दोस्तों। जापान, साउथ कोरिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, जॉर्डन, उज्बेकिस्तान। हाईएस्ट एशियन रिप्रेजेंटेशन एवर। बट इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं, इंडिया ने कोई क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? उस तरीके से हम अपने प्लेयर्स पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर फीफा वर्ल्ड कप इतिहास को देखोगे, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले यहाँ पर प्लेयर्स, तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले यहाँ पर हैं सबसे ऊपर, जिनका नाम है मिरोस्लाव क्लोसे। 16 गोल्स किए हैं इन्होंने अभी तक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में। जैसे फिर सेकंड नंबर पे रोनाल्डो, फिर मुलर, फिर लियोनेल मेसी। देन उसके बाद में यहाँ पर ये अलग अलग प्लेयर्स के नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कहाँ पे लिखा है? हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये देखिएगा। 2026 में एक बड़ा कंपटीशन हमको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अगेन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके बीच में एक रहेगा कि भाई कौन सबसे ज़्यादा गोल करेगा और किसका रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ेगा। क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो मिरोस्लाव क्लोसे का रहा है, 16 गोल्स का इस पूरे वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं, कुछ रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ईजिली यहाँ से आप सारा का सारा रिविजन कर पाएंगे। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जोजिला टनल के बारे में। ये न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो आर्टिकल को थोड़ा सा मैं जूम करके आपके सामने शो करता हूँ कि इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जोजिला टनल का। यह टनल बन रहा है दोस्तों ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में, जो सीधा सीधा कश्मीर को लद्दाख के साथ में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, याद रखेगा, ये कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ में जोड़ने का काम करेगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है जोजिला टनल। ये एक ऐसी टनल है जहां पर डुअल वे बाई डायरेक्शनल रास्ते होने वाले हैं। ठीक है, आने जाने का रास्ता आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऐसा टनल बनाया जा रहा है और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उस जगह पे बन रहा है जहां पर वेदर की मार बहुत लोगों को झेलनी पड़ती है, बर्फ पड़ने लगती है, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो ये टनल ज़रूरी है। इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लैंडस्लाइड्स, स्टोन्स गिरना, ये सब दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम से किसी इंसान की जान नहीं जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल जाएंगी। इसमें एकमात्र चीज़ है इस आर्टिकल में जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जो जोजिला टनल है, इट इज़ अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल।
देख लो, आपके आर्टिकल में लिखा हुआ है दुनिया का सबसे लंबा सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल। एक तो सिंगल ट्यूब में टनल बना हुआ है, आने जाने का रास्ता आपको दोनों साइड में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर यह टनल है जो बेसिकली 11,500 फीट की ऊंचाई पर करंट समय पर प्रेजेंट है। इससे ट्रैवल टाइम लोगों का कम हो जाएगा, ये सब कुछ बताया जा रहा है। आइए मैं आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर करवा देता हूँ, इतने फैक्ट्स पढ़कर जाना, आपका काम हो जाएगा एग्जामिनेशन को लेकर कि भाई जोजिला टनल अभी बेसिकली काम चल रहा है इसके ऊपर में, कंप्लीट नहीं हुआ है बट कंप्लीट होने वाला है। कुछ कुछ किलोमीटर्स का यहाँ पर ये टनल रह गया है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी, है ना। अब इस टनल को देखोगे तो मैंने बताया ये ऑल वेदर रोड टनल होने वाला है, हर एक वेदर में बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसको बनाया जा रहा है जोजिला पास के जस्ट नीचे ही यहाँ पर बन रहा है, हमारे ग्रेटर हिमालयाज में। एक मतलब क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन से हिमालयन रेंज में ये टनल है, तो ग्रेटर हिमालयाज में आपको ये जोजिला टनल देखने को मिलेगा। इसमें खर्चा आ रहा है 6,800 करोड़ रुपए का, और ये दुनिया का सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल रोड टनल है जो दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर है। ठीक है, हाइट मैंने आपको बता दिया है, 11,578 फीट की ऊंचाई पर यह प्रेजेंट है। नेशनल हाईवे 1 पर यह बन रहा है जो बेसिकली श्रीनगर को लेह के साथ में जोड़ेगा। श्रीनगर को लेह के साथ में जोड़ने का काम करने वाला है ये एक इंपॉर्टेंट टनल, ये याद रखिएगा। हाइट हमने डिस्कस कर लिया है, हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालयाज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। टनल की ज़रूरत बहुत थी क्योंकि विंटर्स के समय पर यहाँ पे सड़कें बंद हो जाती थी, कई बार बर्फ़ पड़ने की वजह से लैंडस्लाइड्स होती थी बहुत ज़्यादा, है ना। तो लोगों का जो ज़रूरतमंद सामान है उसकी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती। अब टनल कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे साल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, बर्फ़ वगैरह इसके अंदर में रहने वाली नहीं है, रोड ब्लॉकेज नहीं रहेगा, कोई लैंडस्लाइड होगा तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेज़ी से मूवमेंट हो पाएगा, आराम से हम लोग सप्लाई चेन को बढ़ा पाएंगे, सामान इधर से उधर ट्रैवल कर पाएगा। हमारी फोर्सेस के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, समझ रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहीं पर है, लाइन ऑफ कंट्रोल वहीं पर है, तो हम उस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएंगे। हमारे जो ट्रूप्स हैं, हमारे जो जवान हैं, उनको जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इधर से उधर, टैंक्स को मूव करना पड़ता है, हथियार लेकर जाने पड़ते हैं, फूड की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई, ये सब कई बार बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है विंटर्स के समय पर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी से यहाँ पर ये सारी की सारी सप्लाई हो पाएगी, याद रखना। तो जोजिला टनल भारत की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी है और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल टनल है भी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों टनल्स के बारे में जब भी बात आती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टनल्स देखने को मिल जाती हैं जो पिछले कुछ समय पर न्यूज़ में रही हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे अटल टनल, ये हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला टनल आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। सी टनल अरुणाचल प्रदेश में है। नेचुफू टनल अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है आपका चेनानी नाशरी टनल, इसको हम लोग शायद मुखर्जी प्रसाद टनल के नाम से भी जानते हैं ना, इसको चेक कर लेना, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये टनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो न्यूज़ में है। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जोजिला टनल के बारे में, इसका इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। डन। चलिए भाई अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने ये प्रेजेंट है जो मिलेगा आपको सीधा साइंस एंड टेक के पेज पे। यहाँ पे बात हो रही है नए मस्टर्ड हाइब्रिड्स के बारे में। तो मस्टर्ड का एक नया हाइब्रिड रिसेंटली यहाँ पर खोजा गया है, और ऐसा हाइब्रिड जो उस मस्टर्ड को, उस सरसों को बचा पाएगा। देखो मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको वापस से पूरा करते हैं और थोड़ा समझते हैं मामला क्या है। मस्टर्ड यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं सरसों की। अब सरसों से यहाँ पर बनता है तेल, और ये तेल किस प्रकार का है, ये है एडिबल ऑयल, खाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसी एडिबल ऑयल की जब बात होती है तो हम एडिबल ऑयल अपने देश में आज सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि एडिबल ऑयल भारत में इतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता। बाहर अलग अलग कंट्री से हमें एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो मस्टर्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और खुद से एडिबल ऑयल बनाएं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन सर समस्या क्या हो गई कि आज मस्टर्ड की जो ये क्रॉप है, जब मस्टर्ड को खेतों में लगाया जाता है तो इन मस्टर्ड पे एक बड़ा सा जो प्लांट है वो अटैक कर रहा है, और उस प्लांट को हम बोलते हैं पैरासिटिक वीड। क्या बोलते हैं, लिख लेना, पैरासिटिक वीड। अब ये पैरासिटिक वीड क्या है? पैरासिटिक मतलब वो वाले प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स में से न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर ये पैरासिटिक वीड है, और ये कौन सा पैरासिटिक वीड है, इसका नाम भी यहां पर दिया गया है ओरोबैंचे। ठीक है, OROBANCHE, ओरोबैंचे। तो एक पैरासिटिक वीड है। ये क्या कर रहा है, ये मस्टर्ड्स के ऊपर में अटैक कर रहा है और मस्टर्ड्स में से सारे न्यूट्रिशन को अपने अंदर चूस लेता है और अपने आप को पोषण अपने आप को दे रहा होता है। इससे हमारी मस्टर्ड की फसल बहुत खराब हो रही है। तो हमने यहाँ पर इस ओरोबैंचे से लड़ने के लिए एक नया प्रकार का
क्या बनाया? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो क्या करता है, ऐसे प्लांट्स को, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का काम करेगा। और जो हर्बिसाइड हम लोगों ने बनाया है उसका नाम है IMI। अब इस हर्बिसाइड को जब हम लोग यूज करते हैं कि भाई ओरोबेंचे से लड़ा जाए, तो ये हर्बिसाइड हमारे इस मस्टर्ड को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, इस मस्टर्ड को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ये मस्टर्ड भी खत्म होते चले जा रहे हैं। तो फिर हमारा पर्पस क्या हुआ? तो हम लोगों ने क्या किया, मस्टर्ड के ऊपर में एक अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया और फिर जाकर हमने मस्टर्ड की एक नई हाइब्रिड बनाई। मस्टर्ड की एक नई हाइब्रिड यानी कि उसके मस्टर्ड में ही कुछ जेनेटिकल चेंजेस कर दिए गए, उसके जीन में बदलाव कर दिया गया और बदलाव करने के बाद में उसको ऐसा बना दिया कि वो मस्टर्ड IMI की मार को झेल सके। यानी अगर इस हर्बिसाइड को छिड़क दिया जाए मस्टर्ड के खेत में तो ये IMI जो है इसकी मार को झेल लेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब IMI का काम क्या है? ओरोबेंचे से लड़ने का। तो ये जो ओरोबेंचे है, जो पैरासिटिक वीड है, ये भी मर जाएगा और मस्टर्ड को कुछ होगा भी नहीं। IMI भी सक्सेसफुल हो गया। हमने इस तरीके का बदलाव किया है किसमें? मस्टर्ड के अंदर में। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। इसी चीज़ को यहाँ पर सारी बेटर तरीके से एक्सप्लेन हम लोगों ने कर लिया है अपने पॉइंट्स के अंदर में। चलिए समझा देता हूँ कि भाई भारत जो है बहुत सारा कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन करेगा किसका? IMI रेसिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड का। IMI रेसिस्टेंट, IMI क्या है? हर्बिसाइड जो किस चीज़ को मारता है? जो ओरोबेंचे को मारता है, जिसको हम बूम रेप भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पैरासिटिक वीड है, याद रखिएगा। इसकी वजह से मस्टर्ड का प्रोडक्शन भारत में बहुत कम भी हुआ है। तो हमने एक ऐसा मस्टर्ड बना लिया जो IMI की मार को झेल लेगा। तो IMI का इस्तेमाल करोगे तो वो ओरोबेंचो को मारेगा, मस्टर्ड अपना ग्रो करता रहेगा। तो मस्टर्ड को हम लोग बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएंगे क्योंकि मस्टर्ड दोस्तों भारत की एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है। जो भी, वैसे तो हम बहुत सारा खाने वाला तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, अब जो भी थोड़ा बहुत तेल अपने देश में बना लेते हैं तो यार उसको यहाँ पर ये जो प्लांट्स है, पैरासिटिक वीड्स हैं, ये परेशान कर रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने मस्टर्ड्स के ऊपर में इस तरीके से काम किया। अब मस्टर्ड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट है, इसको नोट कर लेना। जैसे भारत का एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, प्राइमरीली राबी सीजन में ग्रो होता है। ठीक है, ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे वीट कौन से सीजन में ग्रो करता है? वीट कौन सा क्रॉप है? वैसे ही मस्टर्ड एक राबी क्रॉप है। और राबी क्रॉप होने के साथ साथ इसी मस्टर्ड का आज हम इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे याद रखेगा, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जहाँ पर खाने वाला तेल कुकिंग पर्पज़ के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट बिल यहाँ पर भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम मस्टर्ड की प्रोटेक्शन कर सकें और थोड़ा बहुत एडिबल ऑयल खुद से बनाएं। अब यहीं पे प्रश्न आता है कि भाई ये जो ओरोबेंचे है ये एग्जैक्टली है क्या? और अब ओरोबेंचे, जिसको हम लोग बूम रेप भी कहते हैं, ये एक रूट पैरासिटिक प्लांट है, याद रखिएगा। जब मैं बात करता हूँ रूट पैरासिटिक प्लांट, ये वो प्लांट्स होते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे प्लांट में से न्यूट्रिशन को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। कैसे? कि भाई उस होस्ट प्लांट में से पानी को निकाल लेंगे, उसके न्यूट्रिएंट को चुरा लेंगे। तो ये सब यहाँ पर काम रहता है, इसके लिए ये डेंजरस भी हैं। तो हमने क्या करा, इसी ओरोबेंचो को मारने के लिए IMI रेसिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड बनाया। अब IMI रेसिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड क्या है? पहले बात तो ये सुनेगा, IMI क्या है? IMI के बारे में जानकारी लो। एक सेकंड को भाई, IMI कहाँ गया? चलो, IMI ये रहा। इसका फुल फॉर्म है इमीडेजोलिनोन। ये एक हर्बिसाइड ग्रुप है जो क्या करता है, इसी प्रकार के प्लांट्स को रोकने की काम करता है, पैरासिटिक वीड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यही IMI का जब खुले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये हमारे जो मस्टर्ड क्रॉप हैं उनको भी ये इम्पैक्ट करता है। क्योंकि मस्टर्ड क्रॉप में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एसिलोटैक्टेट सिंथेस, ALS इसको बोलते हैं। अब ये ALS प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। जब आप IMI हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं ना, तो मस्टर्ड क्रॉप में ALS एंजाइम ब्लॉक हो जाता है, प्लांट मर जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर अब ये यहाँ पे मर जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो ओरोबेंचे है ये मार देगा प्लांट को। तो हमें करने के लिए क्या करा, हमने क्या करा, मस्टर्ड को ही इसके जीन के अंदर में थोड़े बहुत बदलाव करे और एक हाइब्रिड बना लिया। ऐसा हाइब्रिड जो IMI रेसिस्टेंट मस्टर्ड है, यानी कि मस्टर्ड को ग्रो करो और उस मस्टर्ड के ऊपर में इस हर्बिसाइड का किसी प्रकार से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उस मस्टर्ड के ऊपर में इस हर्बिसाइड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक दवा यूज़ करी है। ठीक है, और वो हर्बिसाइड यहाँ पर कौन सा है? IMI। तो IMI हम लोगों ने बना लिया।
अब IMI का इस्तेमाल कर दिया हमने, बूम रैप यानी ओरोबेंचे इसको भी मार दिया, और यहाँ पे हमारा जो मस्टर्ड है वो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि मस्टर्ड में हमने म्यूटेशन चेंज करा इसके ALS सिस्टम में, जिससे ये सर्वाइव कर गया, क्योंकि ALS ही प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और अमीनो एसिड सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। चलिए अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर फटाफट फॉलो कीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठीक है, हाँ। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट इन प्रश्नों को आंसर दीजिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि सिपरी जो है ये स्वीडन के अंदर में बेस्ड है। दूसरा, इंडिया नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। तीसरा, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, हथियार को सबसे ज़्यादा हम ही खरीदते हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तेजस को मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की साइड से। दूसरा, तेजस MK-1A जो है ये GE-404 इंजन का यूज करता है। तीसरा, तेजस जो है भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अगला प्रश्न, 6 डिग्री चैनल सेपरेट करता है कौन से 2 आइलैंड को। अंडमान निकोबार आइलैंड को, ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा को, इंडिया एंड श्रीलंका को, या फिर लक्षद्वीप एंड मालदीव्स को। किसको सेपरेट करता है भारत का 6 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में क्या चीज़ें शामिल हैं। ग्रेट बायोस्फीयर रिजर्व में क्या चीज़ आती हैं। कैम्पबेल बे नेशनल पार्क आता है या गैलेथिया नेशनल पार्क आता है। बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न बात करता है जोजिला पास की। जोजिला पास कौन से 2 रीजन्स को कनेक्ट करता है। कश्मीर वैली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश लद्दाख, उत्तराखंड तिब्बत, या फिर अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। दूसरा स्टेटमेंट, जोजिला जो पास है दोस्तों वो कौन से माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, ग्रेट हिमालयाज, या फिर अरावली रेंज। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने ओरोबेंचे को लेकर कि ओरोबेंचे एग्जैक्टली क्या है। क्या ये फंगस है, बैक्टीरिया है, रूट पैरासिटिक प्लांट है, या फिर वायरस है। फिर प्रश्न आता है आपका ALS को लेकर, जिसको हम बोलते हैं एसिटोलैक्टेट सिंथेस। तो ALS जो है ये इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ के लिए बताएं। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ और अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, या फिर सीड डिस्पर्जल के लिए। किस चीज़ के लिए ALS ज़रूरी होता है बताएं। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कौन होस्ट कर रहा है। USA, कनाडा, मैक्सिको, इनमें से कौन होस्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न, फीफा हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है। जेनेवा, जोरिक, पेरिस, या लॉजेन। कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फीफा हेडक्वार्टर, जरा बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। बाकी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे ये PDFs मिलते हैं। आज का PDF तो फ्री वाले ग्रुप में भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में प्रीलिम्स बूस्टर वाला सेशन अपलोड नहीं हुआ था, वरना डेली बेसिस पे ये PDFs आपको इसी ग्रुप में मिलते हैं। तो मेक श्योर करें ज़रूर से ज्वाइन कर लें। बाकी सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।